हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ब्राइट स्टडी। माय नेम इज़ दीपक मीणा और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाट इज़ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषण विकास, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। उसके बाद हम बात करेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग, आफ्टर दैट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड लैंड यूटिलाइजेशन और लास्ट में हम सॉइल एंड टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में बात करके इस वीडियो की समाप्ति करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंड आई गारंटी यू कि इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे और कभी नहीं भूल पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज रिसोर्सेज। What is resources? Resources means everything that available in our environment which can be used to satisfy our needs. In simple word, resources means everything that satisfy our needs. हर एक वो चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है उसको हम resources कहते हैं। जो हमारे आसपास में अगर हम कोई भी चीज़ देखें जो किसी ना किसी रूप में हमारी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करती है वो रिसोर्सेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वाटर का, वाटर एक रिसोर्सेस है, ओके जिसको वाटर को हम ड्रिंक करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एयर, हम ब्रेथ लेते हैं तो वो हमारे एक रिसोर्सेज है। सबसे बढ़िया एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल कि हम जिस पेन से अभी लिख रहे हैं या फिर जिस पेन से हम नोट्स बनाते हैं, बुक्स को हम रीड करते हैं, ओके क्लॉथ्स हम पहनते हैं, तो हर एक चीज़ उसके बारे में बात करें। और फॉरेस्ट जो है वो भी एक रिसोर्सेज है। मीन्स हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरतों को कंप्लीट करती है वो सब क्या है, रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। व्हाट डू यू मीन टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल? सो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल का सिंपल सा मीनिंग होता है कि वो टेक्नोलॉजी के रूप में हमको आसानी से उपलब्ध हो जाए और जिसको हम आसानी से यूज़ कर पाएँ, जिसमें हम टेक्नोलॉजी लगाकर उस रिसोर्सेज को वापस से वन फॉर्म से अदर फॉर्म में चेंज कर सके और उसको आसानी से हम यूज़ कर सके। उसके बारे में बात करते हैं इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमी फिजिबल का मतलब होता है कि कम खर्चे में हम उस रिसोर्सेज से ज़्यादा फायदा कमा सके। ओके, तो जो काम अगर हम पैसों के हिसाब से कर रहे हैं तो कम खर्चों से हम रिसोर्सेज का ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं, दैट मीन्स वो रिसोर्सेज आपके इकोनॉमिकली फिजिबल है। और लास्ट वन इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। फ्रेंड्स, कल्चरली एक्सेप्टेबल का सिंपल सा मीनिंग होता है कि वो जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज आपकी सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, वो रिसोर्सेज एक्सेप्ट करने लायक है, उस रिसोर्सेज का हम हमारी सोसाइटी में यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ एक ट्राइंगल दे रखा है, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रखा है आपके फिजिकल इन्वायरमेंट मीन्स नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल होता है कि आपके फिजिकल इन्वायरमेंट में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमने फिजिकल इन्वायरमेंट से कुछ इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए हैं जो हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करते हैं, जो हमारी आर्थिक विकास में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, तो हम ह्यूमन बींग्स विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से हमने जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उससे कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, उससे कुछ थिंग्स बनाए हैं जो हमारे जो हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी क्या करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करती है। तो वो सब का ही में आ गया है, वो सब आपके आगे आ गया है रिसोर्सेज में। आई थिंक आपको हर पूरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर हिंदी की बात करें तो हमारे परिवेश में उपलब्ध हर एक वह चीज़, ओके यहाँ आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की जरूरत, हर एक वह चीज़ जिसकी हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं, या हिंदी में हम उसको संसाधन कहते हैं। तो रिसोर्सेज मीन सिंपल सा जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। उसके बाद रिसोर्सेज की बात करें तो हमने रिसोर्सेज को कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी डिवाइडेड रिसोर्सेज इनटू टू पार्ट्स। वन इज बायोटिक रिसोर्सेज एंड अनदर वन इज अबायोटिक रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है समाप्त होने की संभावना। इसका मतलब कि वो रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है, वो रिसोर्सेज क्या तो लिमिटेड हो सकता है या फिर अनलिमिटेड हो सकता है। तो उस ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी को वी डिवाइडेड रिसोर्सेज इनटू टू पार्ट्स। हमने रिसोर्सेज को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर हिंदी में बात करें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स होता है नवीनीकरणीय संसाधन और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है अनवीनीकरणीय संसाधन। उसके बाद बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मीन्स कि उस रिसोर्सेज का मालिकाना हक किसके पास है, वो रिसोर्सेज कौन यूज कर रहा है, वो रिसोर्सेज प्राइवेट रिसोर्सेज है, वो कम्युनिटी रिसोर्सेज है, वो नेशनल रिसोर्सेज है या फिर इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। उसके बाद बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कि आपके वो रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे हो गया है। वो या तो पोटेंशियल रिसोर्सेज हो सकता है, डेवलप्ड रिसोर्सेज हो सकता है, स्टॉक रिसोर्सेज हो सकता है और रिवर्स रिसोर्सेज हो सकता है। अब फ्रेंड्स, हम इन रिसोर्सेज को टाइप ऑफ रिसोर्सेज को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब इन रिसोर्सेज को हम
और डीप में समझने जा रहे हैं और आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो वही है रिसोर्सेज। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो रिसोर्सेज आर मेनली 2 टाइप्स। सबसे पहले रिसोर्सेज की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज। जस्ट एज्यूम कि जब आपकी ह्यूमन सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जब इस धरती पे मानव नहीं थे, उससे पहले आपके जो रिसोर्सेज थे वो नॉर्मली आपके नेचुरल रिसोर्सेज थे। तो नेचुरल रिसोर्सेज का सिंपल मीनिंग होता है कि वो रिसोर्सेज जो हमने डायरेक्ट हमारी नेचर से ऑब्टेन किए हैं, मीन्स वो रिसोर्सेज जो हमने डायरेक्ट हमारी प्रकृति से लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें माउंटेन्स की, स्काई की या फिर वाटर की, फ्रेंड्स ये रिसोर्सेज आपके ह्यूमन बींग्स ने तो नहीं बनाए होंगे, ये रिसोर्सेज आपके मानव प्रजाति ने नहीं बनाए होंगे, ये रिसोर्सेज आपके ऑटोमेटिकली आपके अर्थ पे डेवलप्ड हुए हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर और अच्छे से एग्जांपल देखें तो लैंड इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर में आपके रिवर्स आ गई है, लेक्स आ गए हैं, ओशियन, ग्राउंड वाटर। एयर इज इसेंशियल फॉर लिविंग थिंग्स, क्योंकि आप उससे ही ब्रेथ लेते हो। मिनरल्स रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रिसोर्सेज हम डायरेक्टली हमारी नेचर से, हमारी प्रकृति से या फिर हमारी जो प्रकृति हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट से ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद जब ह्यूमन सोसाइटी एग्जिस्ट हुई होगी या फिर जब ह्यूमंस आए होंगे, उन्होंने जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगाकर उन रिसोर्सेज का फॉर्म चेंज कर दिया। तो उस रिसोर्सेज को हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इसका मतलब कि ये रिसोर्सेज आपके डायरेक्ट ह्यूमन ने नहीं बनाए हैं, ये रिसोर्सेज आपके विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हमने ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाए हैं। तो देज आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बींग्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हम उन रिसोर्सेज को अलग से बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स हो गए, आपके रोड्स हो गए, मशीन्स हो गई एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो भी रिसोर्सेज ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज, उनको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज को हम हिंदी में कहते हैं मानव निर्मित संसाधन, और ये नेचुरल रिसोर्स को हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन वो सभी है जो मानव द्वारा बनाए गए हैं आपके प्राकृतिक संसाधनों की मदद से। उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि रिसोर्सेज से इंपॉर्टेंट व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो हमारी बेसिक नीड्स है उनको कंप्लीट करते हैं। नॉर्मली हर एक व्यक्ति की एक बेसिक नीड्स क्या हो सकती है, उसकी बेसिक नीड्स होगी सबसे पहले फूड। ओके, तो कोई भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति उसकी बेसिक नीड्स हो सकती है फूड, ओके, क्लॉथ और शेल्टर। मीन्स अगर हम और लैंग्वेज में बात करें तो आपके आगे रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये आपकी जो 3 रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज आपकी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद बात करें अगर इंपॉर्टेंट ऑफ रिसोर्सेज में दूसरा बात करें तो आपकी जो रिसोर्सेज है वो आपकी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट या फिर आपकी लाइफ को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज, तो आपकी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी, आप भी एक इकोनॉमिकली एक डेवलप्ड व्यक्ति होंगे। आपके पास अगर रिसोर्सेज तो आपकी लाइफ को आप और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। उसके बाद जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज आपके इकोलॉजिकली बैलेंस को बनाए रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज इकोलॉजिकली बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इसका मतलब होता है कि लिविंग जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उनके इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, और उसके लिए जो उन्होंने जो बैलेंस मेंटेन कर रखा है वो उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकली बैलेंस। ओके, तो आपके जो रिसोर्सेज है वो सपोर्ट करता है आपके इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद शुड बी यूज फॉर वाइजली एंड कंजर्व फॉर फ्यूचर। मीन्स आपके जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को हम सही से यूज़ करें और उसको हमको फ्यूचर के लिए भी कंजर्व या फिर बचा के रखना चाहिए। तो आई होप गाइस कि आपको नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में अच्छे से डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज में, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। Okay, resources also can be divided into 2 main types. तो आपके on the basis of origin we divided resources into 2 types. सबसे पहले बात करते हैं what do you mean basis of origin. Origin का मतलब क्या होता है या फिर basis of origin का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है। तो बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करें या फिर उत्पत्ति की बात करें तो आपकी जो अर्थ है और उस अर्थ पे आपके नॉर्मली 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट करती है। और वो 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स कौन सी है, अगर हम हिंदी में बात करें तो वो है जीवित चीजें, ओके, या फिर जीवित वस्तु है, या फिर दूसरी है निर्जीव। ओके, लिविंग थिंग्स उस पे होती है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स होती है। मतलब इनका मतलब है कि जिन चीज़ों में आपके जीवन पाया जाता है, अगर हम जब हमारी अर्थ की उत्पत्ति हुई होगी या फिर जब हमारे अर्थ का ओरिजिन हुआ होगा, उस आधार पे उस समय आपके नॉर्मली 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते होंगे। सबसे पहले बात करते हैं निर्जीव रिसोर्सेज। अगर हम बात करें तो निर्जीव का मतलब होता है कि वो सारे रिसोर्सेज जिनमें नॉर्मली लाइफ नहीं होती है, जो नॉर्मली
निर्जीव है, जो कोई मूवमेंट्स नहीं कर रहे हैं, जिनको नेचर ने खुद फॉर्म किया है और वो किसी ब्रेथ नहीं लेते हैं, वो मतलब पूरी तरह से निर्जीव है। उसके बाद हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ओके, फॉरेस्ट, ये सब। अगर हम इसको और अच्छे से स्लाइड में देखो तो आपको यहाँ से और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज का सिंपल सा मीनिंग होता है जीवित संसाधन। दिस रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स। तो आपकी जितनी भी लिविंग थिंग्स है, ओके, तो लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग आपके प्लांट्स हो गए, आपके फॉरेस्ट हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, आपके ह्यूमन बींग्स हो गए, मनुष्य हो गए, फॉरेस्ट या फिर वन हो गए, ओके, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। तो ये सारी रिसोर्सेज, ये जितने भी रिसोर्सेज है वो सब क्या है, वो आपकी लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स से हम जो रिसोर्सेज ऑब्टेन करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिंपल सा मीनिंग होता है माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, सूक्ष्म, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। तो वो सारे जीव जंतु जो हमारी आंखों से देख नहीं सकते हैं हम, जो हमारी आंखों से हम डायरेक्ट जिनको देख नहीं सकते हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे आपकी बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, वो सारी चीज़ें, ओके। तो बायोटिक रिसोर्सेज में हम सभी जीवित चीज़ों को सभी ऑल द लिविंग थिंग्स आपके बायोटिक रिसोर्सेज में आएगी, लिविंग थिंग्स, और जिनको हम एज ए रिसोर्सेज यूज करते हैं। उसके बारे में बात करते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज का सिंपल सा मीनिंग होता है अजीव संसाधन, या फिर द रिसोर्सेज दैट आर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स इसका मतलब कि उन रिसोर्सेज में आपके लाइफ नहीं है, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब कि जैसे कि हम बात करें तो वाटर इज नॉन लिविंग थिंग्स, अबायोटिक रिसोर्सेज। एयर इज ऑल्सो अबायोटिक रिसोर्सेज। सोइल इज अबायोटिक रिसोर्सेज। जितने भी आपके मिनरल्स हो गए, सिल्वर, गोल्ड, कोबाल्ट, ओके, और जितने भी मिनरल्स आप आपके इन्वायरमेंट में देखते हो वो भी अबायोटिक रिसोर्सेज। सनलाइट अबायोटिक रिसोर्सेज। क्लाइमेट, तो अबायोटिक रिसोर्सेज का सिंपल सा मीनिंग होता है कि वो रिसोर्सेज जिनमें लाइफ नहीं होती, वो होता है अबायोटिक रिसोर्सेज, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमने इन रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बायोटिक एंड अबायोटिक। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज हम इसके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं, और आप इस स्लाइड को एक बार अच्छे से रीड कर लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ये आपकी यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है। रिसोर्सेज को हम नॉर्मली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, उसके बाद रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ओके। ये इसके बारे में हम आने वाली स्लाइड में अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में यह एक 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस रिसोर्सेज। तो कंटिन्यूअस रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज जो बिल्कुल आपके कंटिन्यू चल रहे हैं, जो आपके रुके हुए नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एयर की बात करूँ तो एयर आपके कंटिन्यूअस रिसोर्सेज है, वो कहीं रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू चल रहा है। वाटर की बात करें तो वो भी आपके कंटिन्यूअस रिसोर्सेज है। उसके बाद है बायोलॉजिकल की बात करें तो आपके नेचुरल वेजिटेशन हो गए। नेचुरल वेजिटेशन में आपके जितने भी ग्रास लैंड है वो सब आ गए। नेचुरल वेजिटेशन में आपके फॉरेस्ट आ गई है। नेचुरल वेजिटेशन में आपके ट्रीज आ गए हैं, ओके। तो जितने भी आपके प्लांट्स हैं वो सब आपके नेचुरल वेजिटेशन में। और बायोलॉजिकल में दूसरा है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मीन्स ऑल द एनिमल, द लाइफ एग्जिस्ट इन वाइल्ड, इसका मतलब जंगली जीव। उसकी बात करते हैं। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल। रिसाइकेबल मीन्स जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं वापस से। फॉर एग्जांपल अगर मेटल की बात करें तो अगर मेरे पास आयरन का टुकड़ा है और आयरन है, और आयरन के मैं एक फॉर्म से अगर दूसरे फॉर्म में उसको चेंज करता हूँ, और उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उस आयरन को मैं वापस से यूज़ कर सकता हूँ। उसका मतलब वो क्या है, एक रिसाइकेबल है, जिसको मैं वापस से रिसाइकल करना हूँ, जिसका मैं वापस से पुनः निर्माण कर रहा हूँ। मैं उसको वापस से बनी हुई चीज़ से और अच्छे से उस चीज़ में कुछ चेंज करके दूसरी चीज़ बना रहा हूँ। उसके बाद नॉन रिसाइकेबल जो वर्ड है उसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि ऐसी चीज़ जिसको हम वापस से फॉर्म नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास अगर कोल है, पेट्रोल है, तो कोल और पेट्रोल ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम एक बार यूज़ करने के बाद उनको वापस से यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब कि वो हमारे पास लिमिटेड है, ओके, लिमिटेड है। अगर बात करें आयरन की तो आयरन भी लिमिटेड है, बट आयरन को हम चेंज कर सकते हैं, ओके। नॉन रिन्यूएबल का मतलब भी होता है कि वो चीज़ें जो कि लिमिटेड है और जो कि जिनको हम वापस से रिन्यू नहीं कर सकते। लिमिटेड आपके दोनों हैं, आपके कोल भी लिमिटेड है और आयरन भी लिमिटेड है, बट आयरन को हम दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जो आपके मेटल्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, जबकि फ्यूजिल फ्यूल एक बार खत्म होने के बाद वापस से हम उनका यूज़ नहीं कर सकते। अगर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो आपके जितने भी स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए या किसी देश का आर्थिक विकास करने के लिए जो भी आपके इंस्टीट्यूशन बनाए वो सब क्या है, स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन में आ जाता है। और दूसरा है क्वालिटी एंड क्वांटिटी की, आपके रिसोर्सेज है उसकी क्वालिटी कितनी है और उसकी किस क्वांटिटी में उस रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है, ओके। तो अब हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो सबसे पहले हमको इस वर्ड को समझना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन एग्जॉस्टिबिलिटी? तो एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज या तो लिमिटेड हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी वो रिसोर्सेज या तो लिमिटेड हो सकते हैं या फिर
अनलिमिटेड हो सकते हैं। ओके, अनलिमिटेड हो सकते हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी इसका मतलब कि लिमिटेड, अनलिमिटेड इसका मतलब कि वो उनका एंड पॉइंट नॉर्मली नहीं आएगा, और लिमिटेड मतलब कि उनकी एक ना एक दिन एंडिंग आने वाली है। उन रिसोर्सेज का हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट में, वो एक सीमित मात्रा में हमारे पास है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी या समाप्त होने की संभावना पर भी डिवाइडेड रिसोर्सेज इनटू टू पार्ट्स। वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नेक्स्ट वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आपकी जो स्लाइड बनाई है, स्लाइड से आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, या फिर हिंदी में जिसको कहते हैं नवीनीकरणीय संसाधन। ओके, तो रिसोर्सेज विच कैन बी नेचुरली रिप्लेस्ड आर रिन्यू अगेन एंड अगेन। इसका मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज जो बार बार हम उसको रीयूज कर सकते हैं, उसको बार बार हम उपयोग कर सकते हैं, और जिसको हम नवीनीकृत कर सकते हैं, जिसको हम वापस से रिन्यू कर सकते हैं, वो क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसको आप कैसे याद रख सकते हो रिन्यूएबल रिसोर्स डेफिनेशन? कि जिन रिसोर्सेज को हम वापस से रिन्यू कर सकते हैं। मीन्स अगर हमारे हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज है, हम उसको वापस से रिन्यू कर रहे हैं। ओके, हम उसको वापस से रिन्यू कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम उसका जो लाइफ टाइम है, उसकी जो वो जीवन क्षमता है, उसको हम और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब कि हम उसको वापस से नए फॉर्म में लाकर यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपकी बात करते हैं, आपके सोलर एनर्जी की बात करते हैं कि आपकी सोलर एनर्जी से विद द हेल्प ऑफ सोलर प्लेट हम सोलर एनर्जी को काई में चेंज कर रहे हैं? हम सोलर एनर्जी को चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। काई में चेंज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी में। इसका मतलब कि आपकी सोलर एनर्जी कंटिन्यू आई रही है, और उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब कि एक फॉर्म से हम सेकंड फॉर्म में उसको चेंज कर रहे हैं, या फिर उस सनलाइट को वापस से रिन्यू करके, या फिर वो तो अनलिमिटेड है तो उसको हम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। उसके बारे में बात करें, अगर विंड मिल्स के बारे में बात करें, ओके, तो विंड मिल्स का भी ऐसे ही है। विंड मिल्स में भी ऐसे ही है, आपके एयर चलती रहती है, और हवा से आप कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। इसका मतलब ये भी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हाइड्रो पावर मीन्स विद द हेल्प ऑफ टरबाइन की मदद से जब हम पानी की हेल्प से जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो हाइड्रो पावर हो गई। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भी आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। बायोमास इंक्लूडिंग आपकी जितने भी आपकी जो क्रॉप्स आ गई है, वो सब बायोमास में आएगी। तो वो भी क्या है आपके, उसको हम बार बार रिव्यू कर सकते हैं, उसको बार बार हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो वो सब क्या है? वो भी आपके रिसोर्सेज है दोस्तों। उसके बारे में बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी मीन्स आपके जो अंदर से, धरती के अंदर से जो एनर्जी निकलती है, जो आपके गैसेज निकलती है। ओके, भूतापीय ऊर्जा जिसको हम कहते हैं जियोथर्मल। इसको आप दो बात से बात करते हो। जियोथर्मल, जियो का मतलब होता है कि आपकी अर्थ, ओके, और थर्मल का मतलब होता है कि उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है और उससे जो एनर्जी बनती है, उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ओके, तो ये जो रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज आपके जो है, ये रिसोर्सेज सब है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। और जो ये रिसोर्सेज है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये हम आगे आने वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। उसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपल सा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको वापस से रिन्यू किया जा सकता है। उसके बारे में बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि हमारी नेचर में बिल्कुल लिमिटेड है, उनको वापस से हम उनका पुनः निर्माण नहीं कर सकते, उनको वापस से हम नहीं बना सकते। वो सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि अगर बात करें कोयला, अगर आपके कोल माइंस से कहीं और अगर आपने उस माइंस में से कोल को निकाल लिया है, और अगर एक बार भी उसका यूज़ कर लिया है, इसका मतलब क्या है कि उस रिसोर्सेज को आप वापस से यूज़ नहीं कर सकते हो। ऐसे आपके पेट्रोल की बात कर लेते हैं, ऐसे आपके नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं, मिनरल्स की बात कर लेते हैं, मेटल्स की बात कर लेते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर लेते हैं। ये सब रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका एक बार आप यूज़ कर सकते हो, उनको हम वापस से यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके जो वर्ल्ड में जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जब किसी भी कंट्री कॉन्फ्लिक्ट चलती है, तो उनकी जो मिनरल रिसोर्सेज है, ओके, जो पेट्रोलियम ऑयल है, उस पर बैन लगा देते हैं, या फिर वहाँ से अगर उसका एक रास्ता रोक देते हैं, तो उसके लिए आपको कहीं कंट्री को बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है, क्योंकि ये रिसोर्सेज लिमिटेड है, और इन रिसोर्सेज को हमको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंपोर्ट करना पड़ता है। बट अगर आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात करें, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज नॉर्मली हर एक जगह हम उनको विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये रिसोर्सेज आपके अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है। और ये रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो ये सभी जगह अवेलेबल हो सकते हैं। ओके, फॉरेस्ट हो सकती है, विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है, बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके लिमिटेड है, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को वापस से हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का सिंपल सा मीनिंग मतलब होता है स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब होता है कि वो जो रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज का मालिकाना हक किसके पास है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमने रिसोर्सेज को फ्रेंड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले है आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ओके, और उसके बाद बात है कम्युनिटी रिसोर्सेज। इनके बाद हमने उसको नेशनल और इंटरनेशनल में भी डिवाइड किया है। पर सबसे पहले हम समझेंगे कि आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज या फिर व्यक्तिगत संसाधन क्या है। तो इंडिविजुअल मीन्स रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल रिसोर्सेज का एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि मेरे पास मेरा मोबाइल है, तो वो मेरा एक इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। इसका मतलब कि उस रिसोर्सेज को बस मैं ही यूज़ करता हूँ, उस रिसोर्सेज को कोई दूसरा व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकता है, बिकॉज वो रिसोर्सेज मैंने खुद अपना पर्सनली कहीं से खरीदा है, तो उस रिसोर्सेज को बस मेरा ही राइट्स है। ऐसे
आपका हाउस हो गया है, आपका जो घर है, आपके घर में या आपके हाउस में बस आप ही रह सकते हो, कोई दूसरा व्यक्ति है फिर आ नहीं सकता है, क्योंकि वो आपका खुद का है, आपके इंडिविजुअल का है, आपकी फैमिली उसमें रह सकती है, क्योंकि वो भी आपकी फैमिली, इसका मतलब आपकी इंडिविजुअल में ही आ रही है। उसके बाद हम कार की बात करते हैं। अगर आपके पास कार है, अगर मेरे पास कार है, तो मेरी खुद की इंडिविजुअल होगी, वो मेरी खुद की व्यक्तिगत है, इसलिए ये मेरा खुद का रिसोर्स है। मेरी ज़मीन की बात करूंगा तो ये मेरा रिसोर्सेज है। अगर पैसे की बात करें तो मेरे खुद के पैसे हैं, तो वो मेरा रिसोर्सेज है। दिस रिसोर्सेज आर प्राइवेट एंड अदर कैन नॉट यूज विदाउट परमिशन। और जो रिसोर्सेज है, इन रिसोर्सेज को मान लो अगर मेरी कोई गाड़ी है, मेरा घर है, मेरी लैंड है, मेरी मनी है, तो उन रिसोर्सेज को बिना मेरी परमिशन के, बिना मेरी इजाजत के कोई भी यूज नहीं कर सकता है। उसके बारे में बात करें, अगर कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में बात करें, तो द रिसोर्सेज विच यूज्ड एंड शेयर्ड बाय द ऑल द पीपल। तो जो रिसोर्सेज सभी लोग यूज़ करते हैं एक साथ। अगर बात करें, अगर पार्क है तो हम पार्क में घूमने जा रहा हूँ, अगर मैं पार्क में घूमने जा रहा हूँ और मेरे साथ वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं तो बैठ सकते हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी रिसोर्सेज है, वो पूरी कम्युनिटी का रिसोर्सेज है, वो पूरी सोसाइटी का रिसोर्सेज है, तो वो आपके कम्युनिटी रिसोर्सेज में आ गया, जो आपकी कम्युनिटी का होता है और तक जिस पे आपके सभी लोगों का राइट्स होता है। जैसे कि स्कूल की बात करें तो स्कूल आपकी कम्युनिटी रिसोर्सेज में आ जाएगा। सड़क, क्योंकि सड़क आपकी खुद की नहीं, आपकी खुद की पर्सनल सड़क नहीं है, उस पर वो आपकी कंट्री ने बनाई है, गवर्नमेंट ने बनाई है, तो उस पर आप उसको सही से सभी यूज़ कर सकते हैं। हॉस्पिटल भी सभी लोग यूज़ कर सकते हैं उसका, तो वो भी में आ गया है, वो कम्युनिटी रिसोर्सेज में आ गया है। और कम्युनिटी रिसोर्सेज के लिए आपको किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप उस रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। उसके बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट इज नेशनल रिसोर्सेज। ओके, तो नेशनल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि वो सारे रिसोर्सेज जो आपके एक पर्टिकुलर कंट्री के हैं, वो सबका में आ जाएंगे, वो आपके नेशनल रिसोर्सेज में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, नेशनल रिसोर्सेज का अगर डिवाइड की बात करें तो नेशनल रिसोर्सेज को हमने कई अलग अलग उसकी एक लिमिटेशन या उसकी एक बाउंड्री हमने बना रखी है कि इस चीज़ को हम नेशनल रिसोर्सेज कहेंगे। फॉर एग्जांपल, ये आपके एक इंडिया का मैप है, और इस मैप में अगर आप देखोगे तो ये इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री है। ओके, ये इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री, और इस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर पॉलिटिकल लैंड बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज आ रहे हैं वो सब क्या है, वो सब आपके नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इसके अंदर आपकी जितने भी रिसोर्सेज आ रहे हैं, सॉरी वो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा, वो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ये आपकी बाउंड्री के, आपकी जो इंडिया की बाउंड्री है उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज है वो सब आपके नेशनल रिसोर्सेज है। इसका मतलब कि वो आपके कंट्री के रिसोर्सेज हो, जो आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उसको फुल यूज़ कर सकती है। तो द कंट्री हैव लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिक। इसका मतलब कि अगर मेरे पास मेरे खुद का मेरी खुद की लैंड है या फिर मेरा खुद का कोई चीज़ है, तो मेरी जो गवर्नमेंट है, मेरी जो कंट्री है, वो उसको ले सकती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी भी क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आपके नेशनल रिसोर्सेज में आएगी। ओके, रोड हो गया उसमें आपके, ओके, कैनाल्स हो गई, रेलवे हो गई, कंस्ट्रक्टेड और फील्ड ओन बाय द सम इंडिविजुअल, तो वो सब क्या है, अगर वो किसी इंडिविजुअल ने बनाया तो वो भी आपके नेशनल रिसोर्सेज में आएगा, क्योंकि वो आपके नेशनल रिसोर्सेज में इसलिए आएगा क्योंकि उसकी बाउंड्री है वो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आ गया है। तो अगर वो प्राइवेट भी होगा या गवर्नमेंट भी होगा तो वो क्या होगा, वो एक नेशनल रिसोर्सेज होगा। ओके, जितने भी ऑल द मिनरल्स हो गए, वाटर रिसोर्सेज हो गए, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गई। ओके, तो जितने भी आपके पानी के संसाधन हो गए, जंगल हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गई, जीव जंतु हो गए, तो पॉलिटिकल बाउंड्री में जितनी भी चीज़ें आ रही है वो सब क्या है, वो आपके रिसोर्सेज है, वो आपके नेशनल रिसोर्सेज है, वो आपके देश के रिसोर्सेज, वो आपके राष्ट्रीय संसाधन है, जिनको हम हिंदी में कहते हैं। उसके बाद ओशन की बात करें, सबसे हमने यहाँ इंडिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में बात करी, तो ये आपकी अभी मैंने पॉलिटिकल बाउंड्री के बारे में बात करी। अगर ओशन में, तो क्या हमारे ओशन में भी रिसोर्सेज में पूरा हमारा राइट्स है? यस, हमारे जो ओशन बाउंड्री है उसमें भी जो रिसोर्सेज है वो हमारे कुछ एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया फिक्स्ड किया गया है, जिसमें आपके जो ओशन में भी हम रिसोर्सेज को हमारा राइट्स है। तो इसमें हमारे 12 नॉटिकल माइल्स क्लास फ्रेंड्स, ये जो 1 नॉटिकल माइल्स मीन्स होता है कि 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। ओके, तो 1.852 किलोमीटर, इसका मतलब कि यहाँ आपकी जो इंडिया के जो या फिर आपके नेशनल रिसोर्सेज, अगर हम इंडिया की बात करें तो 12 नॉटिकल माइल्स में रहेंगे। इसको अगर 12 नॉटिकल माइल्स के बारे में बात करें तो इसको हम 12 नॉटिकल माइल्स तक हम जो बात है उसको हम बोलेंगे टेरिटोरियल वाटर। इसको हम सबसे अच्छा ले सकते हैं कि मेरा एक घर है, ओके, तो मेरा खुद का होम है, इसका मतलब कि मेरे घर में मेरा खुद का एक एक्सक्लूसिव राइट है, मेरा खुद का राइट है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है, यहाँ पर जो भी काम करूँगा मैं करूँगा, तो वो क्या है, मेरा एक टेरिटोरियल जोन आ गया है। तो ये ऐसे ही एक कंट्री का होता है, तो ये होता है 12 नॉटिकल माइल्स। ओके, यहाँ पर आपकी कंट्री का फुल कंट्रोल होता है। ओके, कंट्री यहाँ पर कोई भी कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है, यहाँ के संसाधनों का यूज़ कर सकती है, प्लस यहाँ पर जो भी शिप आ जा रहे हैं उन पर कंट्रोल कर सकती है। इसका मतलब कि ये 12 नॉटिकल माइल्स तक आपके उस देश का पूरा अधिकार है। उसके बारे में बात करते हैं कंटिजिनियस जोन। कंटिजिनियस जोन का मतलब कि जैसे आपके 12 नॉटिकल माइल से, तो यहाँ पर आपकी कंट्रोल कम रहेगा। सिंपल सा एग्जांपल, पहले मेरा घर था, तो मेरा घर मतलब 12 नॉटिकल माइल्स, और आउटसाइड माय होम, मेरे घर के बाहर एक रास्ता जा रहा है।
ओके, वो रास्ता जा रहा है और उस रास्ते पे अगर मैं देख रहा हूँ, उस रास्ते को अगर मैं कंटिन्यू वॉच कर रहा हूँ, उस रास्ते से मैं जो सिक्योरिटी है, क्योंकि मेरा घर के पास रास्ता जा रहा है तो वहाँ से मैं अपने घर के लिए जो सिक्योरिटी कर रहा हूँ और जहाँ वहाँ पर आने जाने लोगों की मैं ध्यान रख रहा हूँ मेरी सुरक्षा के हिसाब से, तो वो क्या आ जाएगा, वो मेरा आ जाएगा कंटीजियस जोन। एक अगर मैं घर का एग्जाम्पल हूँ तो ऐसे आप कंट्री एग्जाम्पल ले सकते हो जो कि आपकी 12 से 24 माइल्स तक रहता है। उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का अगर हम एग्जांपल से समझे तो सिंपल सा है कि मेरी कोई फार्म लैंड है, यहाँ से मैं रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ, मेरी कोई एक फार्म लैंड है, मैं यहाँ से रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ, मेरा कोई खेत है, मैं यहाँ से रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ, बट वहाँ से लोग आ जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ से लोग आई यूज रिसोर्सेज बट अदर के पास वहाँ से आ जा सकते हैं। ओके, तो आपके 12 अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स के बाद में, 12 नॉटिकल माइल के बाद में वो आपके आ जाती है इंटरनेशनल बाउंड्री। क्या आ जाती है, तो वो आपके आ जाती है इंटरनेशनल बाउंड्री, मतलब अंतर्राष्ट्रीय, ओके, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद आपका अधिकार खत्म हो जाता है। तो अंडर 200 नॉटिकल माइल्स हम यहाँ पर फिशिंग कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, ऑयल, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज भी हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक इमेज है। ओके, इस इमेज के हिसाब से आप इसको समझ सकते हो कि आपके यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल्स थे, यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल्स से, इसका मतलब कि आपका घर है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। 24 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, आप आपकी सुरक्षा के हिसाब से आप यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई कर सकते हो। एंड 200 नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है कि आप यहाँ तक आप उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो। ओके, उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो, यहाँ भी आप रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ से जो अदर कंट्री है वो आ जा रही है तो वो भी इस रिसोर्सेज का यूज़ कर सकता है। आप इसमें देख सकते हो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन द बेल्ट सी फ्रॉम 24 टू 200 न्यूटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओके, तो यहाँ पर आपके क्या राइट्स है। ओके, तो इंडिया हैज़ राइट अवर लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज ऑन द वाटर, सी बेड एंड सबसोइल, तो आपके इंडिया यहाँ पर है। अदर कंट्री कैन नॉट डू इकोनॉमिकल एक्टिविटी विदाउट परमिशन, और यहाँ पर आपकी जो इंडिया की परमिशन के बिना कोई भी दूसरी कंट्री कोई भी यूज़ नहीं कर सकती है। उसके बारे में बात करेंगे अगर 200 नॉटिकल माइल्स के बाद। ओके, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो आ जाती है वो आपके आ जाती है, वो आ जाती है इंटरनेशनल बाउंड्री। ओके, तो देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द कोस्ट लाइन कंट्री बिलोंग टू द ओपन ओशन। इसका मतलब है कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर अगर कोई रिसोर्सेस मिलता है, 200 नॉटिकल्स माइल के बाहर अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये जो जगह है यहाँ पर कोई दूसरा रिसोर्सेस मिलता है तो, और मान लो ये प्लेस है, ओके, तो ये मान लो यहाँ पर कोई सा भी मिनरल्स मिलता है तो यहाँ पर जो अदर कंट्री है उनको राइट्स है, और अदर कंट्री यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी कर सकती है क्योंकि वो एक इंटरनेशनल आ रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ गया है। यहाँ 200 नॉटिकल माइल्स के बाद आपकी कंट्री की पावर खत्म हो जाती है। प्लस उसके बाद बात करेंगे रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो रिसोर्सेज से ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कि आप उन रिसोर्सेज को आपका कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर हमने रिसोर्सेज को नॉर्मली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। व्हाट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज? अगर बात करूँ तो मेरा खुद का एक पोटेंशियल है। अगर हम नॉर्मल वर्ड में पोटेंशियल का बात करें तो पोटेंशियल का सिंपल सा, अगर हिंदी में बात करें तो पोटेंशियल का सिंपल सा मीनिंग होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता। आपकी क्षमता कितनी है, आप उस क्षमता का यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो एक अलग बात है, पर आपका पोटेंशियल कितना है। ओके, तो संभावित, तो द रिसोर्सेज अवेलेबल इन अ रीजन बट नॉट फुल्ली यूज्ड येट। इसका मतलब है कि वो रिसोर्सेज वहाँ पर प्रेजेंट है, वो रिसोर्सेज वहाँ पर प्रेजेंट है बट उस रिसोर्सेज का यूज़ अभी तक हमने नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कुछ क्षमता है, मेरे में बहुत पावर है, पर उस पावर का यूज़ मैंने अभी तक नहीं किया है, वो मेरा एक पोटेंशियल है। ओके, तो इसे हम बात करते हैं रिसोर्सेज अवेलेबल इन अवर रीजन बट नॉट फुली यूज, जो कि अभी पूरी तरह से यूज़ नहीं किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी इन राजस्थान। तो आपके राजस्थान में बहुत सारा डेजर्ट एरिया है। अगर आप राजस्थान की मैप में देखोगे तो राजस्थान की मैप में आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेजर्ट एरिया है, और डेजर्ट एरिया में हमने सभी जगह अभी हमने सोलर प्लेट्स नहीं लगाई है। इसका मतलब हम बाद में लगा सकते हैं। तो ये पोटेंशियल कि हम उस रिसोर्सेज को और अच्छे यूज़ कर सकते हैं। विंड एनर्जी इन गुजरात एंड तमिलनाडु। ओके, इसके लिए आपको एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल ये है कि मेरा एक फ्रेंड है या फिर आप हो, आपके पास मोबाइल है, आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो 100% चार्ज तो है, उसमें पोटेंशियल तो है बहुत देर से चलने का, बट अभी आपने उसको स्विच ऑफ कर रखा है। इसका मतलब कि उस मोबाइल को अभी आपने बंद कर रखा है। ओके, तो इसका मतलब मोबाइल में पोटेंशियल है पर मोबाइल को आपने बंद कर रखा है ना फ्रेंड्स? आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है बट अभी आपने उसको यूज़ नहीं किया है या आपने उसको फुली यूज़ नहीं किया है। डेवलप्ड रिसोर्सेज का सिंपल सा मीनिंग होता है कि रिसोर्सेज दैट आर सर्व्ड एंड ऑलरेडी यूज। इसका मतलब है कि जो रिसोर्सेज है, जिन रिसोर्सेज की नॉलेज हमको अच्छे से है, जिन रिसोर्सेज को हमारे पास जिन रिसोर्सेज की अच्छे से टेक्नोलॉजी है, और जिन रिसोर्सेज का हम यूज़ भी कर रहे हैं। डेवलप्ड का मतलब कि वो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं।
ओके तो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, और जो चीज़ विकसित हो चुकी है इसका मतलब हम उसका क्या कर रहे हैं, हम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा, वो डेवलप्ड रिसोर्सेज में आ जाएगा। ओके जिन संसाधनों का उपयोग हो रहा है और जिनकी पूरी जानकारी हमें हो, जैसे कि आपके कोल आ गया, पेट्रोलियम आ गया, तो कोल की जानकारी हमको है, पेट्रोलियम की जानकारी हमको है, कहाँ कोल और पेट्रोल की माइंस है उसकी जानकारी हमको है, और हमको यूज़ भी कर रहे हैं, तो वो क्या है आपके डेवलप्ड रिसोर्सेज में। इसका मतलब कि वो रिसोर्सेज डेवलप्ड हो चुके हैं, वो उनको हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल ऐसा है कि आपका 100% आपका मोबाइल है, वो मोबाइल 100% चार्ज तो है, प्लस आप उसको यूज़ भी कर रहे हैं। ओके 100% चार्ज तो है, प्लस आप यूज़ भी कर रहे हैं। ओके तो जब 100% चार्ज रहेगा तो ये भाई साहब ये जब नहाएंगे, जो भी काम करेंगे उसमें उनकी मोबाइल का क्या करेंगे, उनकी मोबाइल का वो यूज़ करेंगे। ओके तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके तो सब इससे हमने अभी बात की डेवलप्ड रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। उसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज का मतलब कि आपके पास स्टॉक है बहुत ज़्यादा, आपके पास भंडार है, बट आपके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपने उन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं किया है। जब अब स्टॉक रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है, पोटेंशियल रिसोर्सेज में हमारे पास टेक्नोलॉजी भी थी, पोटेंशियल रिसोर्सेज में टेक्नोलॉजी थी, बट अभी हमने उस रिसोर्सेज को और अच्छे से सही से इंप्लीमेंट नहीं किया है, मतलब पोटेंशियल है और टेक्नोलॉजी भी है। बट स्टॉक रिसोर्सेज में आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत कम है या फिर टेक्नोलॉजी नहीं है, इसका मतलब आप रिसोर्सेज को नहीं करोगे। स्टॉक में पड़ा हुआ है बट अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर फ्यूचर में आपके पास टेक्नोलॉजी आती है तो आप उस रिसोर्सेज का अच्छे से उस रिसोर्सेज का आप अच्छे से यूज़ करोगे। तो आई थिंक आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद करते हैं हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हाइड्रोजन इन अ वाटर एज ए फ्यूल, की जो आपकी हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन है वो वाटर में, जैसे अगर H2O की बात करें तो इसमें आपके हाइड्रोजन है। उस हाइड्रोजन को अगर हम वाटर से हाइड्रोजन को अलग से निकाल लेते हैं तो उस वाटर को हम उस हाइड्रोजन को हम एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन को। ओके फ्यूचर यूज में, बट अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी आती है तो ये पॉसिबल है। इसका मतलब कि वो हमारे एक स्टॉक रिसोर्सेस है। उसके बाद करते हैं रो। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे पास हमको कोई एक रेसिपी बनानी है और रेसिपी के लिए हमारे पास बहुत सारे वेजिटेबल्स है, उसके बारे में बात करेंगे, बहुत सारे मसाले हैं, बहुत सारे हर एक चीज़ है, बट हमको बनाना ही नहीं आता है। इसका मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब वो जो सब्जियां मसाले वो सब है, वो स्टॉक तो हमारे पास है बट हमको बनाना नहीं आता है। तो ये सब कहीं में आ गए, ये आपके स्टॉक रिसोर्सेज में आ गए। रिजर्व रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज विथ करंट टेक्नोलॉजी बट नॉट सेफ फॉर फ्यूचर यूज। इसका रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड विथ करंट टेक्नोलॉजी बट आर सेट फॉर फ्यूचर यूज। इसका मतलब है कि जो संसाधन तकनीकी रूप से उपयोग किए जा रहे हैं, जिन रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, प्लस उन रिसोर्सेज को हमने फ्यूचर में बचाने के लिए भी कर रखा है। जैसे वाटर इन डैम, तो अभी हम H2O या फिर वाटर का अच्छे से यूज़ करते हैं, वाटर का हमारे कहीं हाइड्रो पावर में हमारे वाटर का यूज़ हो रहा है, बट उस वाटर को हमने फ्यूचर के यूज़ के लिए भी बचा के रख रखा है। ओके तो इसका मतलब कि हमने रिजर्व भी कर रखा है। फॉरेस्ट की बात करें तो हमने बहुत सारे फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट या फिर आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब बना दिए गए हैं ताकि हम उनको रिजर्व कर सके, ताकि हम उनको इन फ्यूचर भी उनका अच्छे से यूज़ कर सके। तो आपके रिसोर्सेज है, आप इस रिसोर्सेज को इस स्लाइड से अच्छे से समझ सकते हो। पोटेंशियल रिसोर्सेज का सिंपल सा मीनिंग होता है वे संसाधन जिनमें उपयोग की संभावना है लेकिन जिनका भी उपयोग नहीं किया गया है। तो एक पोटेंशियल रिसोर्स है और दूसरा स्टॉक है। ये दोनों अलग अलग ही वे संसाधन जिनकी मात्रा है, लेकिन स्टॉक रिसोर्सेज में आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जबकि पोटेंशियल में आपके पास टेक्नोलॉजी है बट अभी आपने उनका यूज़ नहीं किया है। डेवलप्ड रिसोर्सेज जो अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, रिजर्व रिसोर्सेज जिनको अभी भी यूज़ कर रहे हो और फ्यूचर के लिए भी हमने उनको बचा के रखना है ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो उनका यूज़ कर पाए। ओके तो आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। आई होप कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे समझ में आ रहा होगा और आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जो स्लाइड्स दे रखी है आप इस स्लाइड्स को पॉज देके और अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसका मतलब होता है सतत पोषणीय विकास। ओके तो डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि हम अभी रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं बट हमको रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कुछ भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, उस रिसोर्सेज को हमने हमारी जनरेशन है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे हैं, या फिर कंटिन्यूटी जो चलती रहती है उनके लिए भी हमको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखना है। उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम रिसोर्सेज को अभी यूज़ कर रहे हैं बट भविष्य के लिए भी हम उनको रिसोर्सेज को बचा के रखना है। ओके तो इसके लिए मेन आइडिया क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? सिंपल सा मीनिंग आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रिसोर्सेज जिनको हम
अभी फ्यूचर में भी हमको उनको यूज़ करना है, बट हमको ये ध्यान रखना है कि भविष्य के लिए भी वो बचा के रह सके। और उसके बाद की आइडिया की बात करें तो यूज़ रिसोर्सेज वाइजली, मतलब हमको रिसोर्सेज का सही से उपयोग करना है, उन रिसोर्सेज को पूरी प्लानिंग के साथ यूज़ करना है। अगर हम रिसोर्सेज को अच्छे से प्लानिंग के साथ यूज़ करेंगे तभी हम उनको सस्टेन कर पाएंगे, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अच्छे से कर पाएंगे। अवॉइड ओवर यूज़ मीन्स आप अगर किसी रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो या फिर रिसोर्सेज की उस रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद भी आप उस रिसोर्सेज को विदाउट एनी नीड्स यूज़ कर रहे हो आपको, तो उसको भी हमको अवॉइड करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, हमको हमारे इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग आपके जितने भी फॉरेस्ट हो गए या फिर जितना भी आपका नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, उस सबको क्या करना है आपको, उस सबको आपको बचा के रखना है। तो जब हम उसको बचा के रखेंगे तो वो क्या इकाई में आ जाएगा, वो भी आपके आ जाएगा सिंपल, वो भी आपके आ जाएगा आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आप हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत कब से हुई, क्योंकि पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, फर्स्ट से नहीं था। बाद में हमारे साइंटिस्ट और बहुत सारी जो कंट्रीज है उनको पता चला कि हमारे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो रहा है, तब जाके हमारा 1992 में आपके जून 1992 में आप रियो डी जेनेरियो एक प्लेस है। कहाँ पर ये प्लेस, तो रियो डी जेनेरियो आपकी है साउथ अमेरिका। ओके, साउथ अमेरिका में एक कंट्री है ब्राज़ील। ओके, ब्राज़ील वही कंट्री है जहाँ पर अमेजोन की फॉरेस्ट है, जिनको आप लंग्स ऑफ अर्थ कहते हो, अमेजोन फॉरेस्ट। वही कंट्री है जहाँ पर सबसे पहले 1992 में ये मीटिंग हुई और सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके रियो डी जेनेरो में ही इंक्लूड हुआ। ओके, आपके ये जो रियो डी जेनेरो है, इसमें नॉर्मली उस समय आपके 100 अलग अलग कंट्रीज थी, वो सब एक जगह सबमिट होते हैं। ये आपकी एक पहली इंटरनेशनल ऐसी सबमिट थी। ओके, ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल सबमिट, पहले ऐसे इंटरनेशनल सबमिट थी जिसमें आपके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से, आपके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करने के लिए, प्लस सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो ग्लोबल लेवल पर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस पर बहुत सारे पॉइंट्स और बातें की गई। द असेंबल लीडर साइन द डिक्लेरेशन ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसमें क्या है, इसमें जो बहुत सारे लीडर्स आए थे, लगभग 100 से ज़्यादा कंट्री के लीडर्स आए थे, उन्होंने सबने एक एग्रीमेंट लिखा। उस एग्रीमेंट में हर एक कंट्री ने उस एग्रीमेंट पे साइन किए, प्लस उन्होंने खुद से एक प्रॉमिस किया, सबसे वादा किया कि हम अब 1992 के बाद हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो ऑब्जेक्टिव है उस पर कंप्लीट वर्क करेंगे। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, एडोप्टेड एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 को हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। ओके, बट आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि रियो डी जेनेरो में नॉर्मल 1992 में लगभग 100 देश साथ में आए, क्योंकि जब अलग अलग देश साथ में आते हैं तो वो आपकी एक इंटरनेशनल मीटिंग हो जाती है, वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हो जाती है। और इस मीटिंग में उन्होंने नॉर्मली बात की कि हमको इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, प्लस सोशल एंड डेवलपमेंट कैसे करना है। तो इन सब ने आपके जो आपकी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो हमारे डेवलपमेंट या भी जो हमारे लालच के कारण हम नेचर को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको स्टॉप करने की बात की गई है। ओके, आपकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रखी है। सतत विकास का अर्थ है वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं के समझौते किए, मतलब उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना है हमको। ये जो कॉन्सेप्ट है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये आपके आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में एक आपकी ब्रूंडलैंड कमीशन बना था। ओके, ब्रूंडलैंड आपकी कमीशन बना था। उस कमीशन के बाद में आपकी ये जो आपके 1992 में आपके एक कमीशन बना था। उस कमीशन के बाद आपकी और कमीशन कौन सा था क्लास, आपको इस कमीशन का नाम याद रखना है। ये कमीशन था आपके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, तो आपके 1987 में आपके एक कमीशन बना था। उस कमीशन ने रिपोर्ट निकाली थी आवर कॉमन फ्यूचर, और उस कमीशन का नाम था ब्रूंटलैंड रिपोर्ट। ब्रूंटलैंड जो आपके ग्रो हार्लेम ब्रूंटलैंड ने उसको हेड किया था, और इसलिए उसको हम बोलते हैं ब्रूंटलैंड कमीशन। और उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, और कब दी थी 1987 में। तो आपको ईयर भी याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 1 मार्क्स में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपकी ब्रूंटलैंड कमीशन ने 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर करके एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें फर्स्ट टाइम उन्होंने आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी थी। ओके, तो आपके पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्होंने आपके 3 पिलर बताए हैं। आपकी इकोनॉमी, सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, मींस आपकी सोसाइटी
आपको आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा करना है कि आपके इन्वायरमेंट का ओवर यूज़ भी नहीं हो और उसको इन आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रख सके। ओके, तो इसमें अगर बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव बात करें टू मीट बेसिक नीड्स ऑफ ऑल, इंप्रूव इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना है, यूज़ रिसोर्सेज वाइजली एंड प्रमोट एफिशिएंसी, अच्छे से उनका इस्तेमाल करना है, कोई भी संसाधन को अच्छे से यूज़ करना है, हमको पोल्यूशन को रिड्यूस करना है, इंश्योर सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, सबको साथ में लेकर सबका डेवलपमेंट करना है। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे हम हमारी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं या फिर अलग अलग कंट्रीज के लिए कोई कदम उठा सकती है। तो सबसे पहले है कि वहाँ पर आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करो। इसका मतलब कि वो रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड है, ओके, या फिर जो हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। अफॉरेस्टेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना। वाटर कंजर्वेशन, आपको वाटर को बचा के रखना है फ्रेंड्स, वाटर को बचाना है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उसको और अच्छे से बचा पाएँ। एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ओके, तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को कंटिन्यू अगर हम एग्रीकल्चर में पुट करेंगे तो उससे हमारे जो सोइल उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छे से रिड्यूस 3R वाला कॉन्सेप्ट हमको यूज़ करना है, ओके, जिसमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आ जाता है। उसके बाद ग्रीन ट्रांसपोर्ट, ओके, तो ये आपके सब मेन पॉइंट है। उसके बारे में बात करते हैं, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूरा समझ में आया होगा। उसके बारे में बात करते हैं आपके एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 भी वही था। एजेंडा 21 का मतलब होता है कि जो आपकी 21 सेंचुरी में, जो अभी 21 सेंचुरी चल रही है और उस 21 सेंचुरी में आपके हर एक कंट्री ने, एजेंडा का सिंपल सा मीनिंग होता है मुद्दा, हर एक कंट्री ने सीरियस होना है, प्लस आपके सीरियस होना है और इसको जितने भी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल है उन गोल को हर एक कंट्री ने अपनाना है। हर एक कंट्री ने अपने अपने खुद के लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अप्लाई करना है। तो ये था एजेंडा 21। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग का सिंपल सा मीनिंग है कि आपके संसाधन नियोजन या फिर आप किसी भी रिसोर्सेज को, किसी भी संसाधन को यूज़ करने के लिए आप रिसोर्सेज प्लानिंग कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, कि सबसे पहले जो रिसोर्सेज है वो कहाँ पर है, उस रिसोर्सेज को डेवलपमेंट और फिर उस रिसोर्सेज का यूज़ किस हिसाब से करना है ताकि हम उसको अच्छे से यूज़ कर पाए, सभी लोगों तक उसकी पहुँच हो सके। तो संसाधन नियोजन का अर्थ है संसाधनों की पहचान करना। पहले तो उसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान की वो रिसोर्सेज कहाँ है, फिर उस रिसोर्सेज को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे निकालना है, फिर उसका उपयोग कैसे करना है। इसके लिए हम जो भी एक फ्रेमिंग करते हैं, एक ढांचा बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग। ओके, और रिसोर्सेज प्लानिंग की क्लास नॉर्मली ज़रूरत क्या पड़ती है, और रिसोर्सेज प्लानिंग की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर 500 रुपये है और इन 500 रुपये को मेरे को लगभग 7 दिनों तक यूज़ करना है, ओके, तो मेरे को पूरा प्लानिंग यूज़ करना पड़ेगा, मेरे को पूरा प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि मेरे को एक दिन में कितना रुपया यूज़ करना है ताकि सातों दिन में उनको वो कर पाऊँ। तो रिसोर्सेज प्लानिंग तभी होती है जब मेरे पास कोई चीज़ लिमिटेड होती है। अगर मेरे पास 500 रुपये नहीं होती और मेरे पास अनलिमिटेड चीज़ें होती तो मेरे को रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बट मेरे पास रिसोर्सेज, इसलिए मेरे को रिसोर्सेज प्लानिंग की जरूरत पड़ रही है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, आपकी जो रिसोर्सेज है उनका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। व्हाट डू यू मीन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो आपके रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। व्हाट डू यू मीन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन? तो आपकी जो राजस्थान वाला एरिया है या फिर आपके आंध्र प्रदेश वाला एरिया है या फिर आपके गुजरात वाला एरिया है, ये कुछ आपके ऐसी स्टेट्स है जहाँ पर आपके जो रिसोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा है या फिर कहीं पर रिसोर्सेस नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप राजस्थान वाला एरिया देख लो तो यहाँ पर आप सोलर प्लेट्स प्लस वाइंड एनर्जी के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा है, आप यहाँ उसको स्टेबलाइज कर सकते हो, बट हम पूरी कंट्री में नहीं कर सकते। तो यहाँ से वो रिसोर्सेज यहीं पर है, तो अगर उसको प्लानिंग के थ्रू हम उस इलेक्ट्रिसिटी को अदर स्टेट्स में भी पहुँचा सकते हैं। उसके बाद बात करें तो हमारा लद्दाख वाला एरिया है जो कि कल्चरल हेरिटेज से बहुत हाई है, जहाँ पर वाटर की कमी है, जो आपके वाटर बहुत कम है, तो वहाँ पर जो टूरिस्ट है उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो कहीं पर वाटर ज़्यादा है तो कहीं पर वाटर कम है, कहीं पर आपके सोलर प्लांट के लिए फैसिलिटी है। उसके बाद अगर गुजरात और राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी फैसिलिटी है, और अगर आपके छत्तीसगढ़ झारखंड वाले बेल्ट में बात करें तो यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज है वो अनइवन है, हर बहुत सी जगह फैले हुए हैं, तो उसको भी हमको यूज़ करने के लिए हर एक स्टेट्स में हर एक व्यक्ति को फैसिलिटी देने के लिए हमको रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी पड़ती है। ओवर यूज़ कॉज इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, अगर हम किसी भी रिसोर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुँचाएगा। ओके, तो रिसोर्सेज प्लानिंग की बारे में हमने पढ़ा है और आई थिंक वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं जैसे कि विंड एनर्जी के बारे में हम बात करें तो राजस्थान वाले गुजरात वाले एरिया में हम लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, सोलर प्लेट भी वहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब लद्दाख वाले एरिया में आपकी काफ़ी बर्फ है बट वहाँ वाटर है, तो इसका मतलब कि कहीं कोई चीज़ ज़्यादा है तो कहीं चीज़
कहीं वो चीज़ बिल्कुल नहीं है, कहीं वो चीज़ बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि अगर प्लानिंग के थ्रू हमको सबको उस रिसोर्सेज को इक्वल बांटना है ताकि सब उसका यूज़ कर पाए। तो स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, आप रिसोर्स प्लानिंग कैसे कर सकते हो? तो देखो, अगर कोई भी प्लानिंग करनी है, अगर किसी भी रिसोर्सेज को ढूंढना है, तो सबसे पहले तो मेरे को उस रिसोर्सेज को ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस रिसोर्सेज का मेरे को सर्वे करना पड़ेगा कि वो रिसोर्सेज कहाँ है, कैसे। सबसे पहले मेरे को पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर लोकेशन है, वहाँ पर कोई रिसोर्सेज है। मेरे को पता चला कि ये मान लो कि एक फील्ड है, ये मान लो कि एक एग्रीकल्चर फील्ड है, और मेरे को किसी ने कहा है कि मैंने यहाँ पर सर्वे किया है। सबसे पहले मैं इस एग्रीकल्चर फील्ड में सर्वे करूँगा, और मेरे को बाद में पता चलेगा, इसकी मैपिंग करूँगा मैं, और बाद में मेरे को पता चलेगा कि यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पर एक रिसोर्सेज है। ओके, फिर मैं यहाँ पर अगर मैं माइनिंग करता हूँ, उस रिसोर्सेज के लिए अगर मैं माइनिंग करता हूँ, तो वो रिसोर्सेज कितनी क्वांटिटी में है, वो रिसोर्सेज की क्वालिटी क्या है, फिर मैं उस रिसोर्सेज का पूरा मेजरमेंट करूंगा, कितने एरिया में वो रिसोर्सेज है। तो सबसे पहले हमको क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया हमने, पहले सर्वे किया, फिर उसकी मैपिंग की कि रिसोर्सेज कहाँ पर है, किस क्वांटिटी में है, ओके, और उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ गोल्ड मिला, तो गोल्ड की क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो सब मेरे को देखना पड़ेगा। उसके बाद मेजरमेंट, उसके बाद मेरे को यहाँ रिसोर्सेज मिला, तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ, तो इस रिसोर्सेज को जो यहाँ पर, अगर इस फील्ड में मेरे को यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह गोल्ड मिला है, तो वहाँ पर मेरे को टेक्नोलॉजी कौन कौन सी लगेगी, कौन कौन सी मेरे को मशीन्स लगानी पड़ेगी, कितने स्किल वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन उसमें पार्टिसिपेट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ, उसके बाद उस रिसोर्सेज का डेवलपमेंट की, हमने उसको कैसे डेवलप्ड किया। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद लिंकिंग रिसोर्सेज विद द नेशनल डेवलपमेंट, उसके जो आपके थर्ड पॉइंट है, तो यहाँ से अगर मैं गोल्ड को की माइनिंग करता हूँ, गोल्ड को मैं निकालता हूँ, और उस गोल्ड से आपकी जो नेशनल डेवलपमेंट है उसमें कितनी हेल्प हो सकती है, उस गोल्ड से जो उससे कितना और ज़्यादा हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो सब इसमें आ जाएगा। तो तीनों पॉइंट को याद रखना है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग स्ट्रक्चर, मैचिंग विद द डेवलपमेंट प्लान। ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, और अभी तक आप यहाँ बैठे हो और कुछ समझ रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके, अब हम बात करते हैं, यहाँ एक पैराग्राफ दे रखा है, ये पैराग्राफ आप खुद से पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ हिस्ट्री के बारे में बात की हुई है कि जो हमारे यूरोपियंस थे, जो ब्रिटिशर्स जो इंडिया आए, ब्रिटिशर्स के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी। ओके, उनके पास स्किल थी, उनके पास टेक्नोलॉजी स्किल थी, तो वो इंडिया आए, उन्होंने इंडिया को यहाँ एक कॉलोनी बनाया। यहाँ इंडिया पे उन्होंने लगभग 200 साल तक राज्य किया, प्लस यहाँ से उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट किया। कहने का मतलब है कि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास स्किल्स थी, उनके पास अच्छी एजुकेशन थी। वो इंडिया आए, इंडिया में उन्होंने रिसोर्सेज का अच्छे से एक्सप्लॉइट किया, उन रिसोर्सेज को यहाँ से ले गए। तो कहने का मतलब है कि आपके रिसोर्सेज प्लानिंग के लिए आपको सबसे पहले एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद इंस्टीट्यूशन, क्या वो जो टेक्नोलॉजी है उसको कौन सा इंस्टीट्यूशन उसको यूज़ कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है, तभी हम उस रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इन इंडिया, डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन पर्टिकुलरली डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी एंड क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, तो आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब कि स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपके पास अच्छी से टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अच्छी से मशीन होनी चाहिए। उस समय ब्रिटिशर्स के पास थी या फिर यूरोपियंस के पास थी, वो उन्होंने इंडिया को एक्सप्लोर कर लिया था। उसके बाद बात करें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज है उनको कंजर्व कैसे करना है, उनको अच्छे से बचाव कैसे करना है, या फिर उनका संरक्षण कैसे करना है। तो इसका मतलब कि द जुडिशियस का सिंपल सा मीनिंग होता है कि न्यायपूर्वक का मतलब कि सबको इक्वल रिसोर्सेज, सबको इक्वल एक जैसा रिसोर्सेज हमको बांटना है। उसके बाद प्लांट, इसका मतलब कि अगर एक जैसा रिसोर्सेज हमको सबको बांटना है तो उसके लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उस रिसोर्सेज का ऐसा यूज़ करो, उसका सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू अवॉइड वेस्ट, और उस रिसोर्सेज को सबको इतना प्रोवाइड करवाना है ताकि उसका वेस्ट नहीं हो। ओके, और वो आपके इन्वायरमेंट को डिमेज ना करे। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जुडिशियस, आप न्यायपूर्वक प्लस पूरा योजना बनाकर, ओके, आप उस रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, और उसको ज़्यादा से अवॉइड या फिर ज़्यादा वेस्ट होने से आप उसको अवॉइड करो, ज़्यादा वेस्ट होने से आप उसको बचा रहे हो, तो वो आपकी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसके लिए आपको 3R बहुत ज़रूरी, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए 3R में आता है आपके रिड्यूस। इसका मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, आपकी उसकी रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो आपको उसको कम करना है। रियूज़, अगर कोई रिसोर्सेज बार बार अगर वो एक बार यूज़ में आ गया है और अगर वो दूसरी बार भी उसका यूज़ किया जा सकता है, तो उसको वापस से रीयूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्लॉथ बैग की, जो कपड़े के बैग बने हुए रहते हैं उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं अगर हम प्लास्टिक के बैग की जगह। उसके बाद रिसाइकल, इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत सारी बुक्स रहती है या फिर बहुत सारी कॉपीज़ रहती है जिनको जो एक बार पूरी भर चुकी होती है, उनको वापस हम रिसाइकल के लिए दे सकते हैं। ओके, तो ये हमको कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करा रहे हैं, इनडायरेक्टली हम रिसोर्सेज को बचा रहे हैं। उसके बाद प्रिवेंट ओवर यूटिलाइजेशन। ओके, तो हमको ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब रिसोर्सेज को बिल्कुल बिना किसी प्लान के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का मतलब है कि हमको
ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करना है, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल की कटाई नहीं करनी है, क्योंकि और ग्लोबल वार्मिंग इन सबको बचा के रखना है। पोल्यूशन कम करेंगे, डिफॉरेस्टेशन कम करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कम करेंगे तो हमारे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। ओके, फ्यूचर नीड्स, इसका मतलब है कि हमको सस्टेनेबल वे में हमको रिसोर्सेज को यूज़ करना है, आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा के रखना है। तो जैसे कि गांधी पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, अकॉर्डिंग टू द गांधी देर इज अ इनफ ऑन द अर्थ फॉर एवरीबडी। हमारे यहाँ अर्थ पे सभी के लिए इनफ रिसोर्सेस है, बट नॉट इनफ फॉर एवरीबडी ग्रीड। मतलब कि रिसोर्सेस बहुत सारे हैं, ओके, रिसोर्सेस पर्याप्त हैं, पर वो किसी के लालच के लिए नहीं है। वो रिसोर्सेस को सबको यूज़ करना है, ओके, लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन है, अगर बिजनेसमैन के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो उस रिसोर्सेज को कंटिन्यू यूज़ कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका लालच है। तो कुछ लोगों के लालच की वजह से सभी लोगों को सर्वाइव करना पड़ता है, ऐसा आपके महात्मा गांधी का कहना था। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट और दे रखा है, इंटरनेशनल मीटिंग के बारे में बात कर रखा है, और ये पैराग्राफ आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द इंटरनेशनल लेवल क्लब ऑफ रोम, तो आपके क्लब ऑफ रोम एडवोकेट रिसोर्सेज कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिकली। तो आपके 1992 से पहले भी कुछ स्टेप ली गई थी। 1968 में कहाँ ली गई थी, क्लब ऑफ रोम में, कि हमको रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे करना है उस हिसाब से। और ये क्लब ऑफ रोम में जो मीटिंग की गई थी, ये मीटिंग पूरा आपकी जो गांधीयन फिलोसॉफी थी, मतलब आपकी गांधी जी का जो मानना था रिसोर्सेज को यूज़ करने के पर्सपेक्टिव से, उसके आधार पे थी। तो उसके बाद शू मेकर करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी। उन्होंने एक बुक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो आपके शू मेकर जो थे, उन्होंने स्मॉल इज ब्यूटीफुल करके एक बुक है, वो 1974 में आपकी पब्लिश की थी, जो बुक आपकी गांधीयन फिलोसॉफी से काफ़ी रिलेट करती थी। द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड द लीगल वाज मेड बाय द ब्रूनलैंड कमीशन। और आपकी जब स्मॉल और ब्यूटीफुल आई और फिर धीरे धीरे लोगों ये बुक पब्लिश हुई, लोगों ने बुक पढ़ी होगी, तब जाके आपके ब्रूनलैंड कमीशन 1987 में फॉर्म होता है, और तब जाके वो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट निकालते हैं, और अवर कॉमन फ्यूचर बुक आपकी पब्लिश होती है। अवर कॉमन फ्यूचर जो रिपोर्ट है वो पब्लिश होती है, और तब जाके 1992 में आपके रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में ये मीटिंग होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो आपकी क्लब ऑफ रोम में मीटिंग कहाँ हुई थी, क्लब ऑफ रोम में 1968, ये ईयर याद रखने की जरूरत है। 1974 में जो आपके राइटर कौन थे, शू मेकर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक थी, और आपकी ब्रूनलैंड कमीशन ने 1987 में रिपोर्ट है। तो आप कुछ डेट्स आपको याद रखनी, और अगर आपको अच्छे समझ में आता है इसका मतलब कि आपको सारी डेट्स याद होगा। अब हम बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में, क्योंकि लैंड है, भूमि है, ओके, वो भी एक रिसोर्सेज है। ओके, तो अगर हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो द प्लान फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। ओके, तो आपकी अगर लैंड के बारे में बात करें तो लैंड का मतलब क्या है, लैंड का मतलब कि आपके जहाँ पर प्लेट्यू भी है, जहाँ पर माउंटेन्स भी है, जहाँ पर प्लेन्स भी है। ओके, तो इसका मतलब कि एक ज़मीन वाला जो एरिया है वो क्या है, आपके लैंड रिसोर्सेज, आपकी एग्रीकल्चर उसी रिसोर्सेज पे आपकी लैंड पे होती है, आपकी इंडस्ट्री लैंड पे होती है, प्लस आप जो भी अदर एक्टिविटी करते हो वो सब कहीं पे होता है, वो सब लैंड पे होता है। तो इसका मतलब है कि लैंड भी एक रिसोर्सेज है, क्योंकि वो हमारी काफ़ी ज़रूरतों को कंप्लीट करिए। नॉर्मली अगर विदाउट लैंड तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम हमारी लाइफ कैसे होगी। नॉर्मली लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट लैंड। ओके, तो प्लेट्यू, माउंटेन एंड प्लेन्स, ये तीनों आपके 3 पार्ट्स हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में दोस्तों प्लेट्यू रिजर्व ऑफ मिनरल्स एंड फ्यूजिल, ये आपका एक दे रखा है। तो लैंड अंडर इंपॉर्टेंट डेली फीचर, तो उसमें आपकी अगर प्लेन्स की बारे में बात करें तो आपकी प्लेन्स 43% प्लेन्स है। ओके, 43% प्लेन्स है, तो सबसे ज़्यादा एरिया आपके प्लेन्स का ही है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद है माउंटेन्स जितने भी आपके माउंटेन्स आ गए, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट इंडिया का, या फिर जितने भी अदर कंट्री के माउंटेन्स है वो सब इसी में आ गए। उसके बाद अगर प्लेट्यू की बात करें तो प्लेट्यू का जो एरिया है वो आपके 27% है। तो आपके लैंड को नॉर्मली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। लैंड रिसोर्सेज रेफर टू द नेचुरल लैंड अवेलेबल ऑन द अर्थ, वही आप उसको यूज़ कर रहे हो, उसको जो रिसोर्सेज जो लैंड है, लैंड में आपके सारे मिनरल्स होते हैं, सोइल भी आपके लैंड में होती है, मिनरल्स भी आपके लैंड में होती है, जो आपकी वाटर बॉडी है छोटी छोटी, जैसे आपके रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, वो सब भी नॉर्मली लैंड पे ही होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, सोइल हो गई, मिनरल्स हो गई, वाटर बॉडी हो गई, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन, तो ये सब आपके लैंड रिसोर्सेज पे ही पॉसिबल है। ओके, तो उसके बाद ये लैंड यूटिलाइजेशन कैसा है। लैंड यूटिलाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि हम जो हमारे पास लैंड है उसका हम यूज़ कैसे कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमारी लैंड पे सबसे पहले हमारी लैंड पे फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर है, मीन्स हमारी लैंड इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, जंगल है। कहीं अगर बात करें तो बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स में, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स है जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है। फॉरेस्ट एरिया सबसे पहले अगर बात करें तो फॉरेस्ट का मतलब क्या है, फॉरेस्ट का मतलब है कि जहाँ पर जो आपकी
एक पर्टिकुलर एरिया में जो आपके प्लांट्स एंड ट्रीज है उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी का मतलब होता है कि उनका घनत्व बहुत ज़्यादा है, वो बहुत पास पास है, तो ये सब का ही में आ जाएगा, ये सब आएगा आपके फॉरेस्ट लैंड में आ जाएगा। तो लैंड कवर विद द फॉरेस्ट। ओके, उसके बाद बात करते हैं नेट सोन एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, ये आपके 1 मार्क्स में आ सकता है। तो लैंड यूज फॉर ग्रोविंग क्रॉप एरिया सो मोर देन 1 इन अ एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया एज अ ग्रोस क्रॉप। ओके, तो इसका मतलब है कि नेट सोन एरिया का सिंपल सा मीनिंग होता है कि वो एरिया जिस पे आपकी खेती होती है, वो खेती आपकी या तो 1 साल में होती है, या फिर आप 1 साल में करते हो, या फिर 1 साल में 2 या 4 बार उसमें आप कोई भी फसल बो रहे हो, या फिर आप 2 या 3 साल में उसमें फसल बो रहे हो। तो वो सब क्या है, इसका मतलब कि आप इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वहाँ पर खेती कर रहे हो, तो वो सबका में आ जाएगा, वो आपके आ जाएगा नेट सोन एरिया। ओके, तो सबसे पहले फॉरेस्ट की बात की, नेट सोन एरिया की बात की। अब बात करते हैं लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज। तो नॉन एग्रीकल्चर यूज मतलब उसको खेती के अलावा क्या यूज कर सकते हो, तो उसको बिल्डिंग्स के लिए यूज कर सकते हो, उसको रोड के लिए यूज कर सकते हो, उसको फैक्ट्री के लिए यूज करते हैं। इस भूमि का उपयोग खेती के अलावा अन्य कामों में होता है। ओके, तो उसमें लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज में हमने लैंड को कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आपके एक बेरन लैंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं बंजर भूमि। ओके, तो बंजर भूमि क्या है, बंजर भूमि का मतलब है कि जहाँ सोइल की क्वालिटी काफ़ी पुअर होती है, इसका मतलब वहाँ एग्रीकल्चर तो पॉसिबल नहीं है। अब सोइल की क्वालिटी पुअर होगी, इसका मतलब कि न्यूट्रिशन लेवल बहुत ही कम होगा, वहाँ पर हाई एरिडिटी होगी। ओके, फ्यूचरिंग सेंस होगी, रॉक्स होगी एंड एक्सपोज होगा। इसका मतलब क्या है कि वो ये लैंड ऐसी जहाँ पर आप किसी भी वहाँ पर आप एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते हो। इसका मतलब कि आप वहाँ पर कोई अदर एक्टिविटी कर सकते हो, आप वहाँ सोलर प्लेट्स लगा सकते हो, क्योंकि उसका आपका यूज़, या फिर विंड मिल्स लगा सकते हो बेरन लैंड। वेस्ट लैंड का क्या है, वो भूमि जो वर्तमान में कोई उपज नहीं दे रही, लेकिन उचित प्रयास से वनस्पति आवरण के अंतर्गत लाई जा सकती है। वेस्ट लैंड का मतलब है कि वो लैंड, उस लैंड पर आप फॉरेस्ट लगा सकते हो, उस लैंड पर आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हो बहुत उसमें चेंजेस लाने के बाद। तो बेरन लैंड मतलब कि जिसमें पॉसिबल ही नहीं है, और वेस्टलैंड मतलब कि ठीक है पॉसिबल है, बट वो अभी ऐसी पड़ी हुई है, उसका यूज़ नहीं आ रहा है। परमानेंट पास्चरेज का मतलब होता है चारागाह भूमि, वो भूमि जिसमें ग्रेजिंग करता है, जिनमें आपके एनिमल चरने जाते हैं, एनिमल उसका जिसमें हम एनिमल को नॉर्मली वहाँ चराते हैं। ओके, ग्रेजिंग एक्टिविटी होती है। और लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। ओके, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स का मतलब होता है कि एक तो फॉरेस्ट होता है, और एक आपके एग्रीकल्चर के लिए होता है, एक नॉन एग्रीकल्चर के लिए होता है। एक होता है जिसमें आपने कोई प्लांटेशन क्रॉप्स कर रखा है, जैसे आम के पेड़ हो गए आपके, कोकोनट, मैंगो। ओके, ये जितने भी है उसको बोलेंगे मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। ये तो क्रॉप्स ही है, बट वो आपके ट्री क्रॉप्स है। उसके बाद है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, बंजर लेकिन सुधार योग्य, मतलब जिसमें कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं, या फिर जिसमें ठीक है वो बंजर तो है, पर उसमें आप 4-5 सालों में एक बार खेती करोगे। क्यों? क्योंकि वो 4-5 सालों में वो जो लैंड है, वो लैंड वापस से क्या हो जाएगी, वापस से उसकी फर्टिलिटी थोड़ी यूज़ हो जाएगी। ओके, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर एग्रीकल्चर ईयर, जिसको 5 साल से हमने खेती नहीं की, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल डिक्रीज हो गई, तो उसको बोलेंगे कल्चरेबल वेस्ट लैंड। उसके बाद बात करते हैं फेलो लैंड, लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए खाली छोड़ी गई। इसका मतलब वो लैंड, वो ऐसी भूमि है जो कुछ समय के लिए बिल्कुल खाली छोड़ दी गई है, जिसपे एग्रीकल्चर नहीं होती है। तो उसमें अगर बात करें तो पहले ही करंट फेलो लैंड। करंट फेलो लैंड का मतलब है कि उस जो लैंड है, उस लैंड को आपने 1 साल के लिए छोड़ दिया गया था, उस एक साल के लिए उस पर आपने खेती नहीं की है, तो उसको बोलेंगे करंट फेलो लैंड। और अगर 1 साल से 5 साल के बीच में, या 3 साल या 2 साल, मतलब 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। इसका मतलब कि वहाँ पर आपने बिल्कुल खेती नहीं की है, तो वो हो गया अदर देन करंट फेलो लैंड। तो इन दोनों में आपके डिफरेंस नॉर्मली पूछा जाता है। करंट फेलो लैंड का मतलब होता है जिसमें आपने एक साल तक बिल्कुल भी एग्रीकल्चर नहीं किया, या फिर आपने उसका बिल्कुल कल्टिवेट नहीं किया है। और अदर का मतलब होता है, अदर फेलो लैंड का मतलब होता है कि आपने 1 से 5 साल तक उसमें खेती नहीं की है। तो 2 भी हो सकता है, मतलब 1 से ज़्यादा आप नॉर्मली कह सकते हो। ओके, तो लैंड पैटर्न यूज इन इंडिया, अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में जनरल लैंड यूज कैटेगरी, तो आपकी एक तो 1960 और 2008 2009 का आपकी चार्ट दे रखा है, और इसमें रिपोर्ट में दे रखी है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपकी फॉरेस्ट पहले से ज़्यादा थोड़ा बहुत फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, क्योंकि पहले 45.26 था, अब 46.24 है, तो फॉरेस्ट में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद बात करें तो आपके बेरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड। तो अनकल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें भी आपकी बेरन लैंड में भी आपकी इंक्रीमेंट हुआ है। बेरन लैंड पहले 18.11 था, 22.78% हो गया। उसके बारे में बात करेंगे, नहीं सॉरी, आपकी फॉरेस्ट लैंड एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स क्लास, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, हम इसको वापस से देखेंगे, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट लैंड के बारे में बात करेंगे। फॉरेस्ट लैंड, ओके, तो जो आपकी फॉरेस्ट लैंड है वो पहले 18.11 थी, जो कि अभी इंक्रीज होकर 22.78 हो गई।
उसके बारे में बात करते हैं बेरेंट एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड। तो अनकल्चरेबल वेस्टलैंड पहले आपके 12.01 थी, जो कि अभी डिक्रीज हो गई है। इसका मतलब बेरेलैंड्स को हमने थोड़ा चेंज कर दिया है। हो सकता है उसमें एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया होगा, तो आपको फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, आपकी बेरेंट लैंड डिक्रीज हुई है। उसके बारे में बात करते हैं एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़। तो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ पहले था 4.95, और अभी नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए एरिया क्या हो गया है, एरिया बढ़ गया है। ओके, तो अब हो गया है 5.57। उसके बाद बात करते हैं परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ओके, तो परमानेंट पेस्चर ग्रेजिंग लैंड पहले कितना था, तो परमानेंट पेस्चर अब नॉर्मली बहुत ही कम हो गए। पहले 4.71 था, अब 3.38 हो गई, तो परमानेंट पेस्चर कम हो गए। उसके बाद एरिया अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रो, तो ये भी कितना हो गया है, ये भी कम हो गया है। मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स के लिए भी आपके एरिया बहुत कम हो गया है। कल्चरेबल वेस्टलैंड 6.23 पहला था, तो कितना हो गया, 4.17 हो गया। उसके बाद नेट शोन एरिया। ओके, तो आप ये जो पूरा है इसको एक बार आप पढ़ लेना, इसको एक बार आप अच्छे से एनालाइज कर लेना क्लास। ओके, लैंड यूज डिटरमाइंड बोथ बाय फैक्टर। तो इसमें दो फैक्टर होते हैं नॉर्मली, आप किसी भी जगह की लैंड को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो पहले वहाँ की टोपोग्राफी का मतलब होता है कि जो अर्थ, वो जो वहाँ एक पर्टिकुलर लैंड है, उस लैंड का आपकी शेप कैसा है, प्लेन शेप है, या फिर वहाँ पे माउंटेन्स है, या फिर वहाँ पे प्लेट्यू है। ओके, तो इससे आपकी टोपोग्राफी के हिसाब से उसको देखा जाता है। वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, इसका मतलब कि वहाँ रेनफॉल पैटर्न कैसा है, वहाँ टेम्परेचर कितना है। ओके, वहाँ टेम्परेचर कितना है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी कितनी है, इन सबको हम देखते हैं। सॉइल टाइप्स, आपके टाइप्स ऑफ सॉइल कितने हैं, तो उसको भी हम लैंड में यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन फैक्टर की बात करें तो ह्यूमन फैक्टर, अगर वहाँ डेंसिटी कौन सी है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है अगर मान लो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर आपके अलग क्रॉप्स को कल्टीवेट करते होंगे, क्रॉप्स ज़्यादा कल्टीवेट करते होंगे। वहाँ की टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी कितना है, वहाँ पे मॉडर्न यूज़ से एग्रीकल्चर की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है, कल्चर ट्रेडिशन या फिर आपके कल्चर के हिसाब से की जा रही है। अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया आप सबको पता ही होगा, पता होना चाहिए। ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बट अगर हम बात करें तो उसमें से ये जो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर ही है, जितनी भी हमारी लैंड है उसका 93% एरिया ही है। इसका मतलब कि ये पूरा एब्सोल्यूट 100% नहीं है। अब एब्सोल्यूट 100% क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ स्टेट, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में बात करें तो उनको अच्छे से उनकी रिपोर्टिंग अच्छे से नहीं की गई है, क्योंकि वहाँ का टेरेन ऐसा है कि वहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है, या फिर वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है उस हिसाब से। तो असम को छोड़ दे तो जितनी भी आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से इंक्लूडिंग हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, ये स्टेट से जहाँ अच्छे से मैपिंग नहीं की गई, अच्छे से रिपोर्टिंग नहीं की गई है, तो वहाँ पर अभी बाकी है। उसके बाद कुछ एरिया ऐसे हो गया जैसे कि जम्मू कश्मीर, कुछ एरिया जो कि अभी ऑक्यूपाई बाय द पाकिस्तान और चाइना। तो चाइना और जैसे LOC हो गया, वो ये कुछ ऐसे एरिया है जो कि उनके पास ऑक्यूपाई है और जिसको हम हमारे मैप में शो करते हैं, बट उसको हमने इसमें ऐड नहीं किया है, इसीलिए 93%। तो पहला रीज़न ये कि असम के अलावा जो अदर स्टेट से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उनका सही से रिपोर्टिंग नहीं हुई है। और दूसरा ये है कि जम्मू कश्मीर वाला कुछ एरिया है जो कि एक कॉम्प्लेक्स जोन है, जहाँ पर हमने अच्छे से वहाँ पर इंडिया का डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं है। नेट शोन एरिया की बात करें तो 80% इन पंजाब एंड हरियाणा एंड 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड निकोबार। तो नेट शोन एरिया की बारे में बात करें तो सबसे अच्छा अगर बात करें तो वो है आपके हरियाणा पंजाब वाला जो एरिया है। वहाँ पर आपके जितने स्टेट्स हैं, स्टेट्स का लगभग वहाँ पर स्टेट्स में लगभग 80% जो ज़मीन है, 80% भूमि है, वहाँ पर एग्रीकल्चर होती है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार की ऐसा इलाका है, ये नॉर्मली फॉरेस्ट इलाका है। और जहाँ पर फॉरेस्ट इलाका रहेगा, जहाँ पर आपकी टोपोग्राफी सही नहीं रहेगी, जहाँ के आपके माउंटेन्स रहेंगे, ओके, तो माउंटेन वाले एरिया में नॉर्मली एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। जबकि आपके पंजाब और हरियाणा वाले एरिया में आपकी एग्रीकल्चर पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ प्लेन्स है और प्लेन्स और यहाँ वाटर अवेलेबिलिटी है। आपके सिंधु प्लस ट्रिब्यूटरी ऑफ सिंधु प्लस अगर यूपी बिहार वाले एरिया में देखो तो गंगा रिवर और गंगा की सहायक नदियों ने वहाँ पर एक मैदान बना रखा है जिससे एग्रीकल्चर पॉसिबल है। तो यहाँ पर 80% एरिया में एग्रीकल्चर की जाती है, जबकि इन स्टेट्स में टोपोग्राफी वैसी नहीं है, माउंटेन्स बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर इतना एग्रीकल्चर नहीं करते हैं। उसके बारे में बात करें तो लैंड डिग्रेडेशन क्या है। तो लैंड डिग्रेडेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो आपकी लैंड है वो डिग्रेड हो जाती है, उसकी जो क्षमता है वो क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर आप जिससे सॉइल इरोजन होता है या फिर उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो सॉइल इरोजन या उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज क्यों होगा, तो उसका सबसे पहले मेन रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का डिफॉरेस्टेशन। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट की कटाई करोगे, फॉरेस्ट को काटोगे, तो वो जो आपके पेड़ पौधे रहते हैं वो इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुँचाएंगे, प्लस जो आपके जो उनकी जो रूट्स रहती है, जो सॉइल को होल्ड करके रखती है, वो रूट्स भी खत्म हो जाएगी। इससे आपकी सॉइल इरोजन होगा। ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग होगी तो उससे भी सॉइल इरोजन होगा। अगर आप माइनिंग करो, इसका मतलब कि आप अंदर से रॉक्स निकाल रहे हो, इसका मतलब कि वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, वो भी एक लैंड डिग्रेडेशन के अंडर आता है। ओवर इरीगेशन, बहुत ज़्यादा इरीगेशन होगा, बहुत ज़्यादा इरीगेशन होगा तो जो सॉइल है
सॉइल में आपकी सेलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, और सॉइल में सेलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब उसकी फर्टिलिटी इनडायरेक्टली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें तो औद्योगिक कवरा जो फैक्ट्री बहुत सारा पॉल्यूशन करती है। ओके, जैसे कि इंडस्ट्रीज की बात करें तो अगर सीमेंट इंडस्ट्री हो गई या फिर कोई ऐसी कंकड़ इंडस्ट्री जो पत्थरों को तोड़ती है, तो अगर आप एक पर्टिकुलर जगह पर आ जाती है, वो सॉइल के ऊपर अगर उसका कवर चढ़ जाता है, तो वहाँ पर आपकी एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। अगर आप केमिकल यूज़ कर रहे हो तो उससे भी सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी। तो लैंड डिग्रेडेशन मीन्स डिक्लाइन ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। ओके, तो ये सारे रीज़न है, और आई थिंक आपको ये रीज़न समझ में आया होगा। डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, ओवर इरीगेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ओवर यूज ऑफ केमिकल। डिफोरेस्टेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है, डिफोरेस्टेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आप जंगलों की कटाई कर रहे हो, आप जंगलों को काट रहे हो। ओके, तो कटिंग ट्रीज रिड्यूस सोइल स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो आपके झारखंड वाले एरिया में, एमपी वाले एरिया में, यूपी बिहार वाले एरिया में, या फिर नहीं और फिर छत्तीसगढ़ वाले एरिया में यहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा है। ओके, ये जो स्टेट्स है नॉर्मली फॉरेस्ट से डोमिनेट करती है, बट यहाँ पर अगर फॉरेस्ट की कटिंग होती है तो इससे जो सोइल है उसकी सोइल कटिंग होती है, और उससे सोइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। ओवर ग्रेजिंग का सिंपल सा मीनिंग है कि वहाँ जानवरों की चराई ज़्यादा हो रही है, जैसे गुजरात, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र वाले एरिया में। ओवर इरीगेशन, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ओवर इरीगेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। ओके, और वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ फ्लो रिवर है, यहाँ पर आपके पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर का सिंपल सा मीनिंग होता है कि वो रिवर जो पूरे साल बहती रहती है, क्योंकि माउंटेन से कंटिन्यू पानी आएगा एक स्लोपी में, तो उनकी स्पीड कंटिन्यू बनी रहेगी। माइनिंग एंड क्वारिंग, तो माइनिंग का मतलब होता है कि जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, या फिर कैल्साइट एंड सॉफ्टस्टोन, या फिर फोर्सेमिक इंडस्ट्री हो गई। तो ये क्या है कि ये लैंड है, उस लैंड का स्ट्रक्चर बिगाड़ते हैं, और वो जो सॉइल है उस सॉइल को कवर कर देते हैं, जिससे भी पॉल्यूशन होता है, या फिर जिससे कि आपकी जो सॉइल है वो उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें तो वही पॉल्यूट सॉइल, अगर आप उसमें केमिकल डाल रहे हो, या फिर उसमें से कोई केमिकल मिल रहा है, या फिर कोई एयर वहाँ जम रही है, तो वो भी जो आपके वहाँ पर ह्यूमस रहेंगे, या फिर जितने भी छोटे छोटे एक बैक्टीरिया जो कि सॉइल में रहते हैं, उनको डिग्रेड करेंगे, उनको नुकसान पहुँचाएंगे। सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, मतलब सॉइल जो डिग्रेड होती है उसको कैसे बचा सकते हैं। ओके, तो क्लास सॉइल को कंजर्व करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डैमेज एंड यूजिंग वाइजली सो इट रिमेन यूजफुल फॉर फ्यूचर। ओके, तो इससे हम सॉइल को बहुत अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं। तो लैंड कंजर्वेशन में अगर हम बात करें तो लैंड कंजर्वेशन में क्या आएगा, तो लैंड इज अवर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। तो सबसे पहले आपको डिफोरेस्टेशन नहीं करना है, अफोरेस्टेशन करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं। लैंड का अच्छे से प्रॉपर यूज़ करना है, मतलब एक बहुत अच्छी तरह में आप यूज़ करोगे तो उसको बचाना है। उसके बाद जो अगर आप जहाँ भी स्लोपी एरिया है तो प्लांट ट्रीज एंड ग्रास टू होल्ड द सॉइल। स्लोपी एरिया है तो वहाँ पर आपको एक टेरास कल्टीवेशन टाइप करना है। टेरास कल्टीवेशन का मतलब होता है कि स्लोपी एरिया में आपने कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना दिया है ताकि वहाँ से सॉइल इरोजन नहीं हो। ओवर ग्रेजिंग और अवॉइड ओवर ग्रेजिंग, आपके ओवर ग्रेजिंग को अवॉइड करना है। डिफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन नहीं करना है, पेड़ों की कटाई नहीं करनी है, प्लस जो हमारे वेस्ट मैनेजमेंट है उसको अच्छे से यूज़ करना है। तो यही पॉइंट है जिनको आप वापस से देख सकते हो। उसके बाद है व्हाट इज सॉइल। तो सॉइल का मतलब क्या है, सॉइल इज अ अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, मतलब जो आपकी अर्थ है, अर्थ की जो अपरमोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं सॉइल। अपरमोस्ट लेयर ऑफ सॉइल ऑफ अर्थ इज कॉन्टेन मिनरल्स। तो आपकी सॉइल रहती है उसमें मिनरल्स रहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं, एयर एंड वाटर नॉर्मल रहते हैं। तो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये एक पैराग्राफ है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो कि आपकी कुछ सेंटीमीटर की होती है। ओके, जो आपकी सॉइल रहती है वो कुछ सेंटीमीटर नीचे तक रहती है। ओके, और इस सॉइल को बनने में उससे नीचे रॉक्स रहती है, उससे नीचे पेरेंट्स रॉक रहती है। आपके यहाँ पर पूरा डायग्राम बना रखा है। अगर स्लोप सॉइल की बात करो तो अपर सॉइल लेयर, उसके बाद सब सॉइल, वेदर रॉक, सैंड, और उसके बाद वेदर रॉक, पेरेंट्स रॉक आ गई तो आपके, और उसके बाद अनवेदर रॉक्स मतलब बिल्कुल बहुत कठोर पत्थर आ जाते हैं। हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, सॉइल फॉर्म कैसे होती है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो बेड रॉक्स। ओके, तो जैसे कि अगर हम बात करें फ्रेंड्स, लेक्चर को आज यहीं तक रखते हैं। अगला जो पोर्शन बचा है उस पोर्शन को हम अगला जो वीडियो अपलोड होगा उसमें हम अपलोड कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बहुत जल्दी आपका सेकंड वीडियो भी आएगा जिसमें हम इस चैप्टर को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, आपने हर एक टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी जो भी आपके डाउट्स हो या फिर आपकी क्वेरी हो, आप जो भी प्रॉब्लम आपकी हो, या फिर आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि उसमें हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे, एक बार और आपको समझाने की कोशिश करेंगे।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।